साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एच रोशन, जिसको आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा या जो पहली बार देख रहे हैं उसको जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। चलते हैं हम लोग आज देखते हैं समान विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी का एक अगला टॉपिक जो हम लोग स्केलर वेक्टर पढ़ चुके थे। उससे आगे एक और महत्वपूर्ण मैकेनिक्स का टॉपिक है यांत्रिकी का, उसी को हम लोग आज समझेंगे। हमने लिखा यहां मोशन इन ए प्लेन, समतल में गति। तो यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर जो भी बातें होगी वो मोशन की होगी, गति की। तो सबसे पहले मोशन इन ए प्लेन, समतल में गति में समझने के लिए सबसे पहले हम लोग मोशन को समझे कि मोशन क्या है। तो ध्यान रखना है, मोशन एक सापेक्षिक टर्म है, शब्द, जिसमें दो वर्ड शामिल है। एक को रेस्ट कहते हैं और दूसरे को मोशन कहा जाता है। ये ध्यान रखना, ये विराम है और ये गति है। तो दो इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग को समझना है कि विराम क्या है और गति क्या है, क्योंकि बिना दोनों को रिलेट करके समझे आप मोशन समझ नहीं सकते। तो मोशन का सिंपल मीनिंग होता है किसी पिंड का स्थान बदल जाना समय के साथ। मान लिया, मैं एक एग्जांपल दूं कि मान लें कि एक सड़क है ऐसे, और इस सड़क पर एक गाड़ी ऐसे खड़ी है और ये गाड़ी अभी यहां है और कुछ समय लिया, अगर टाइम t सेकेंड लग गया और t सेकेंड बाद ये यहां से यहां पहुंच गया। तो ध्यान रखना है, एक गाड़ी है ये और ये गाड़ी यहां से यहां चलकर आ गई, समय लगा t सेकेंड, मतलब t सेकेंड के अंतर्गत ये गाड़ी यहां से यहां चली आई। तो पता लग रहा है कि इसने स्थान चेंज किया। t सेकेंड पहले यहां था और t सेकेंड बाद यहां है। मतलब कहने का कि जिस समय देखा आपने पहली बार यहां था t सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड अगर हम एज्यूम कर ले, मान लें, और 5 सेकेंड के बाद ये यहां से यहां पहुंच जाए, तो पता चलेगा कि 5 सेकेंड में इसने स्थान बदला। तो इसके कारण इसको मोशन में माना जाता है सामान्यतः, कि हम मान लेते हैं कि ये मोशन में, लेकिन इसको आप सही नहीं मान सकते हैं कि ये मोशन में है कि रेस्ट में है, क्योंकि दोनों रिलेटिव टर्म है, रेस्ट और मोशन। एक रेस्ट होता है, दूसरा मोशन में होता है। रेस्ट का उल्टा मोशन है और मोशन का उल्टा रेस्ट है। और इस रूप में ध्यान रखना है कि हमने कहा कि गाड़ी t सेकेंड में अगर एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाए तो एक रिस्पेक्ट में कहा जाएगा कि मोशन में। तो मोशन में कहने का मतलब कि इस गाड़ी को जो देखा जा रहा है वो पृथ्वी से देखा जा रहा है, या इस गाड़ी के बाहर कोई व्यक्ति है जो इसको बाहर से देख रहा है और तब उसको लग रहा है कि ये गाड़ी t सेकेंड में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई। लेकिन मान लीजिए कि गाड़ी एक बस है और इस बस में एक यात्री है जो सफर कर रहा, तो ये यात्री यहां भी है और यहां भी बस के अंदर है और बस चल रही है। t सेकेंड लगा, बस यहां से यहां आ गई, तो बस जो यहां से यहां चली, पृथ्वी या बाहरी कोई वस्तु है या बाहरी कोई पिंड है, उस पिंड के रेस्पेक्ट में ये गति में। लेकिन ये व्यक्ति जो अंदर इसमें बैठा हुआ है, ये व्यक्ति को अगर कंसीडर कर लें तो ध्यान रखना है कि इस जो अंदर में व्यक्ति है वो यहां भी इस बस में ही है, अभी भी यही है। तो उस व्यक्ति जो बस के अंदर सवार है उसके लिए ये बस मोशन में नहीं है, वो विराम में, मतलब अंदर के वस्तु, तो अंदर का कोई पिंड है उसको अगर माने तो इसके लिए ये विराम में है, जबकि अगर बाहरी वस्तु या पृथ्वी को रिस्पेक्ट में माने तो ये गति में है। तो एग्जाम में याद रखना है, कभी पूछ दे कि कोई भी पिंड गति में है या विराम में है, ये बताने के लिए पूछा जाए तो आपको कहना होगा कि पहले तो बताना होगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, किसके संदर्भ में बात करनी है। जैसे पृथ्वी को लें तो पृथ्वी हमारे लिए रेस्ट में है, हम सब पृथ्वी पर ही मौजूद हैं, पृथ्वी में सवार हैं और पृथ्वी में सवार है इसलिए पृथ्वी घूमती है, हम भी घूमते हैं। लेकिन कोई बाहरी से जाकर देखे, पृथ्वी के ऊपर चला जाए अंतरिक्ष में और वहां से देखे तो पृथ्वी घूमती हुई दिखे, तो पृथ्वी और पृथ्वी पर मौजूद सभी वस्तुएं मोशन में, मतलब पृथ्वी पर मौजूद पिंडों के लिए
पृथ्वी विराम में है, जबकि पृथ्वी से बाहर देखा जाए तो पृथ्वी उसी के लिए गति में होती। अर्थात यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको रेस्ट और मोशन समझने के लिए सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। रेफरेंस पॉइंट मतलब निर्दिष्ट बिंदु, और निर्दिष्ट बिंदु के आधार पर ही यह तय होता है कि कौन रेस्ट में है और कौन मोशन में। तो पहले तो ध्यान रखना है कि रेस्ट और मोशन का निर्धारण तब तक नहीं होगा जब तक रेफरेंस पॉइंट का चुनाव नहीं होगा। जब तक आप ये पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में कहा जाए, तब तक आप मोशन या रेस्ट की बात नहीं कर सकते। अब यहां ध्यान दें कि अगर निर्दिष्ट बिंदु का चुनाव आपने कर लिया तो पहले तो चुनाव कर लेना है, और चुनाव करने के बाद निर्दिष्ट बिंदु रेफरेंस पॉइंट जब मान लिया आपने, तो उसके आधार पर कहा जाएगा कि यदि निर्दिष्ट बिंदु के आधार पर किसी पिंड का स्थान समय के साथ बदल गया तो माना जाएगा कि ये गति में है। ये ध्यान रखना, अगर निर्दिष्ट बिंदु के चुनाव के आधार पर, जो निर्दिष्ट बिंदु चुना उसके आधार पर देखा जाए कि अगर पिंड का स्थान बदल गया तो कहेंगे गति में। लेकिन निर्दिष्ट बिंदु का चुनाव कर लिया आपने और उसके स्थान आधार पर देखा जाएगा कि तब स्थान समय के साथ नहीं बदले तो कहेंगे ये विराम में। बिल्कुल स्पष्ट है। तो जब भी रेस्ट और मोशन की बात करनी हो तो सबसे पहले तो आपको इस रेफरेंस पॉइंट का चुनाव करना हो। तो एकदम ध्यान रखना है साथी, हम लोग सड़क के लिए मोशन में हैं, गाड़ी चलती है तो गाड़ी सड़क के लिए मोशन में है। लेकिन अगर गाड़ी में ही कोई बैठा हुआ है तो गाड़ी चल रही है तो व्यक्ति भी चल रहा है, तो व्यक्ति और गाड़ी का स्थान में कोई परिवर्तन नहीं है। जहां पहले गाड़ी और व्यक्ति का स्थान था, गाड़ी चलने के बाद भी व्यक्ति और गाड़ी का स्थान वही है जो पहले था, स्थान नहीं बदला। इसलिए गाड़ी के अंदर कोई व्यक्ति है तो वो मोशन में होते हुए रेस्ट में है गाड़ी के रेस्पेक्ट में, लेकिन सड़क के रेस्पेक्ट में गाड़ी भी मोशन में है और मौजूद व्यक्ति जो गाड़ी के अंदर है वो भी मोशन में। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट होता है। अब यहां ध्यान दें कि जब रेफरेंस पॉइंट का चुनाव कर लेते हैं और ये तय हो जाता है कि कोई पिंड मोशन कर रहा है तो मोशन यहां प्लेन में होता है, ये ध्यान रखना। और जब प्लेन की बात आएगी तो प्लेन मैक्सिमम जो समानता हम लोग पढ़ते हैं वो दो तरह के प्लेन की बात होती है। एक होता है क्षैतिज तल, ये ध्यान रखना, क्षैतिज तल मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, और एक होता है ऊर्ध्वाधर तल या वर्टिकल प्लेन। मतलब हम लोग सड़क पर चल रहे हैं हॉरिजॉन्टल, या कोई मैदान पर चल रहा है हॉरिजॉन्टल, या कोई चक्र ऐसे घूम रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है। तो ध्यान रखना है कि क्षैतिज मतलब लेटा हुआ और वर्टिकल मतलब खड़ा। तो कुछ वस्तुएं ऊपर नीचे जाती, जैसे रॉकेट जाता है तो ऊपर जाता है तो वर्टिकल प्लेन में। हम लोग गेंद ऊपर उछालें तो गेंद ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे आएगा तो ऊर्ध्वाधर प्लेन में। और यहां जो हम पहले बात करेंगे वो मुख्य रूप से क्षैतिज तल की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन के रूप में सड़क, मैदान, रेलवे ट्रैक्स कोई भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि क्षैतिज तल में हम गति देखना चाहते हैं। जैसे बस जो खड़ी है ये क्षैतिज तल पर खड़ी है, और क्षैतिज तल पर या वर्टिकल प्लेन में जब भी गति होता है तो ये ध्यान रखना है कि ये अगर क्षैतिज तल है तो इस क्षैतिज तल में हम लोग को मोशन पहले कंसीडर करना, और मोशन के आधार पर कुछ चीजें हैं बेसिक जो समझना है। पहले मोशन को समझने के लिए पहले कुछ भौतिक राशियां होती हैं मोशन से संबंधित, वही सबसे मौलिक विषय वस्तु है मोशन का या गति का। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम लोग यहां पर जो कंसीडर करने जा रहे हैं वो क्षैतिज तल के बारे में। मतलब एक गाड़ी सड़क पर है, एक व्यक्ति सड़क पर चल रहा है, गेंद मैदान में लुढ़क रही है, तो जो भी हो रहा है वो समतल में हो रहा है। और समतल में जब होगा तो दो चीज ध्यान रखना कि दो चीज को सबसे पहले समझना होता है। एक जो है जब कोई पिंड चलता है तो एक जो कहलाता है वो डिस्टेंस कहलाता है, और एक जो कहलाता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंसेप्चुअल है, और इसी को आपको समझना। डिस्टेंस जिसको हम लोग दूरी मानते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जिसको विस्थापन कहा जाता है।
तो दूरी और विस्थापन क्या है इसको पहले समझे। बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत सिंपल भी है, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट है कि कई बार लोग बहुत आसान चीज गलत कर देते हैं। तो इसको माइन्यूटली मौलिक रूप में सूक्ष्म चीजों को समझना। तो जब भी कोई मोशन करेगा पिंड तो दो घटना घटेगी, या तो पिंड के द्वारा डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा, या दोनों भी हो सकता है। तो ये दो चीज ही होता है जब कोई मोशन करता है। कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है तो समझना होता है कि कब डिस्टेंस हो रहा है, कब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिसको मैं बिल्कुल आसानी से आपको समझा रहा हूं। जैसे ध्यान दें, हमने स्केलर वेक्टर में ही कहा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात। मान लें कि एक ये लोकेशन है, कोई पॉइंट है पटना, जैसे इसको मान लें कि पटना का नया टोला, ये ध्यान रखना है नया टोला है, जहां पर हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन है नवजीवन कैंपस, लॉकडाउन की वजह से बंद है। तो लॉकडाउन में पढ़ाई आपका निरंतर चलता रहे, इसलिए मैं एक एक वीडियो के माध्यम से आपको कोऑपरेट करने का प्रयास कर रहा हूं। जितना हमसे हो सकता है मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। फिर ऑफलाइन जब शुरू होगा तो फिर हम लोग और अच्छे से विषय वस्तु को समझेंगे और आगे एक नए ऊर्जा के साथ, नए जोश जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये लॉकडाउन कुछ निगेटिव नकारात्मक पहलू के साथ साथ सकारात्मक पहलू लेकर भी आया है। आप लोग रात दिन देख रहे हैं न्यूज चैनल पर, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सारी बातें हो रही। ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने लक्ष्य और पढ़ाई पर फोकस करें कि कैसे हो रहा है, ताकि जब खुले और जो भी एग्जाम मेरे सामने हो उसमें हम चूके नहीं। इस खाली समय को जो मिला है इसको हम वेस्ट न करें और इसको यूजफुल काम में, उपयोगी वर्क में लगाएं, जिसमें बहुत सारा काम है। तो ध्यान रखना है कि हमने कहा कि नया टोला है पटना का है, और नया टोला और एक लोकेशन है ये गांधी मैदान, पटना का है। अब यहां दोनों चीज जो पटना में रहे हैं, बहुत सारा बच्चे पटना जानते हैं, बिहार की राजधानी है, और नया टोला उसमें एक ऐसा सेंटर है जहां पर शैक्षणिक संस्थान बहुत सारा। गांधी मैदान ऐतिहासिक स्थल है जहां पर कई राजनीतिक सांस्कृतिक घटनाओं का ये एक बहुत बड़ा विटनेस है, गवाह है। आजादी के पहले से लेकर आज तक बहुत सारे घटनाक्रम यहां घटा है। तो ये दो लोकेशन सबको पता है। जिसको नया टोला से गांधी मैदान जाना है, बहुत सारे रूट्स हैं। एक रूट है जो गांधी मैदान से चलकर ऐसे आए और ऐसे आए, और ये रूट है जो जानते होंगे, जिनको पता होगा। मान लेते हैं कि गांधी मैदान से मोइनुल स्टेडियम होते हुए नया टोला जाए, और नया टोला से गांधी मैदान जाना हो तो मोइनुल स्टेडियम से नाला रोड होते हुए गांधी मैदान जा सकता। लेकिन एक और रास्ता है कि व्यक्ति नया टोला से सीधा चले और भतुआ मार्केट बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान पहुंच जाए। तो एक मार्ग ये है, एक मार्ग ये है, दो मार्ग है, और भी मार्ग है, कई मार्ग है। अशोक राजपथ से जा सकते हैं, चियाटर पुल से जा सकते हैं, बहुत सारा। जिनको पटना का आइडिया है वो बिल्कुल आसान है, समझ सकते हैं। कहने का मतलब है दो लोकेशन का जाने का, पहुंचने का मार्ग अलग अलग हो सकता है। अब पहुंचने का मार्ग जब अलग होता है तो एक मार्ग ये, एक मार्ग ये, दो ही मार्ग को हम कंसीडर कर रहे हैं। इसको S1 मान लेते हैं और इसको S2 मान लेते हैं। तो यहां पर दिख रहा है कि नया टोला और गांधी मैदान का ये डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा है। इसी जगह पर पहुंचने के लिए एक रूट ये जो चुना गया, ये इससे बड़ा है। तो ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस बड़ा होगा दो पॉइंट का, वो दूरी होगा। ये ध्यान रखना, जो दो पॉइंट का बड़ा डिस्टेंस होगा वो सब दूरी होगा, जितना भी बड़ा होगा। लेकिन जो सबसे छोटा होगा, इससे छोटा और कोई हो नहीं सकता। आप इन दोनों को मिलाने के लिए अगर रेखा खींचें तो इससे छोटी रेखा कोई नहीं हो सकती। तो छोटी रेखा जो सबसे है दो स्थान के बीच का, यही विस्थापन। ये ध्यान रखना। तो ध्यान देना है, विस्थापन दो पॉइंट या दो स्थान के बीच का न्यूनतम दूरी। उससे बड़ा जो भी रास्ता होगा, जो भी मार्ग होगा, वो सब दूरी होगा, डिस्टेंस। अब एक गाड़ी चले, इधर से यहां से एक बाइक स्टार्ट करे और ऐसे चले, तो स्पीडोमीटर में ये दिखाएगा ऐसे, ये नहीं दिखाएगा। लेकिन एक्चुअली यहां से यहां चलने के बाद, अगर चलने के बाद यहां से चले यहां खाने में पहुंच जाए, तो जो उसका फासला हुआ यहां से यहां का, वो ये विस्थापन। तो ध्यान रखना है कि कोई भी पिंड जो है, जो वास्तविक लंबाई तय करता है, जो वास्तविक लंबाई
तय करेगा, एक्चुअल जो चलेगा, स्पीडोमीटर जो दिखाएगा वो दूरी होता है। ये ध्यान रखना है, वास्तविक लंबाई जो तय करेगा, मतलब गाड़ी चल रही है तो जैसे जैसे जाएंगे वो तय किया जाएगा, मीटर बताएगा। तो ये ध्यान रखना है, जो वास्तविक लंबाई पिंड तय करता है वो दूरी होता है, जबकि पिंड जहां से चला और जहां पहुंच गया उस तीनों स्थान का न्यूनतम दूरी जो होता है वही विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब यहां ध्यान दें कि वास्तविक लंबाई जो तय किया गया ऐसे चला और ये इसका दोनों का न्यूनतम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यहां पर दूरी के लिए कोई मार्ग का फिक्स डोनेशन है, किसी भी रूप से जा सकते हैं, पहुंचने का मार्ग बना हुआ है अलग अलग, उसको आप अपने अनुसार चुनाव कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो फाइनल दोनों का डिस्टेंस का बदलाव हुआ कि कहां था और कहां पहुंचा, ये तो फिक्स है, ये नहीं बदलेगा। तो ध्यान रखना है कि ये फिक्स डायरेक्शन में, लेकिन ये डायरेक्शन फिक्स नहीं है, दूरी अलग अलग हो सकती है लेकिन विस्थापन तो एक ही होगा और वो फिक्स होगा। अर्थात तो दूरी जो होता है इसमें दिशा नहीं होती है, तो दिशा नहीं होती है, और जिसमें दिशा नहीं होगा वो अदिश होगा, ये ध्यान रखना। जबकि न्यूनतम दूरी जो विस्थापन होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल है, निश्चित दिशा में होता है और निश्चित दिशा में जो होगा वो सदिश होगा। ये ध्यान रखना कि विस्थापन सदिश होता है क्योंकि निश्चित डायरेक्शन में हो। ये डायरेक्शन जैसे ही आप छोड़ेंगे इन दोनों पॉइंट के बीच का, वो सब दूरी हो जाए। जैसे देखते हो एक ट्रक चलता है तो ट्रक के ऊपर बड़ा सा लिखा रहता है स्पीड 40 किलोमीटर। स्पीड 40 किलोमीटर कहने का मतलब होता है स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ट्रक जब चलती है सड़क पर तो उसका चाल जो है 1 घंटा में 40 किलोमीटर, तो वहां स्पीड लिखता है। क्यों? क्योंकि वो दूरी तय करता, वहां विस्थापन से उसको मतलब नहीं है। वो जहां से चला और जहां पहुंचा वो मीटर जिस रास्ते से रोड जो बना हुआ है ट्रैक उसको तय करेगा, उसको डायरेक्शन फिक्स नहीं है। अगर डायरेक्शन फिक्स होता तो दूरी ना होकर विस्थापन होता और तब यह स्पीड की जगह वेलोसिटी आ जाता। क्योंकि ध्यान रखना है, स्पीड इसलिए देता है कि ट्रक जो चल रहा है वो रास्ता अलग अलग अख्तियार करके चलता है, उसका फिक्स कोई डायरेक्शन नहीं। इसलिए यहां ध्यान रखना है कॉन्सेप्चुअल कि जो न्यूनतम होगा वो विस्थापन होगा, न्यूनतम से बड़ा होगा वो दूरी होगा। दूरी में कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई भी इस मार्ग को छोड़कर मार्ग अपना लेगा वो दूरी हो जाएगा, लेकिन ये मार्ग अगर अपना लिया जाए तो ये विस्थापन हो जाएगा। दूसरा ध्यान रखना है कि अगर कोई पिंड यहां से चले और यहां ही पहुंचे तो उसके लिए दूरी भी यही है और विस्थापन भी यही। ये ध्यान रखना कि उसका जो स्पीडोमीटर बताएगा वो भी उतना ही बताएगा जो उसका डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर यही मार्ग से चला हो तो इसके लिए दूरी भी यही है और विस्थापन भी यही। तो इतना चीज ध्यान रखना। तो पहले तो ध्यान देना है कि अदिश राशि है, ये सदिश राशि है, विस्थापन एक निश्चित दिशा में होता है और ये दूरी अनिश्चित दिशा में होता है। अब यहां पर ध्यान रखना है, इस दूरी विस्थापन से बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। दूरी को ध्यान रखना है कि जब दूरी की बात करेंगे डिस्टेंस, तो दूरी जो होगा ऑलवेज धनात्मक होगा, पॉजिटिव। ये ध्यान रखना, मतलब मीटर बताएगा ही बताएगा, जब चलेगा तो मीटर बताएगा ही कि कितना चला, पॉजिटिव उसमें ऐड होता जाएगा, कभी भी ना जीरो होगा और ना निगेटिव होगा। ये ध्यान रखना कि ये ना तो ऋणात्मक होगा और न ही शून्य होगा। अगर पिंड कोई मोशन में, अगर पिंड मोशन कर रहा है तो उसमें दूरी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ना धनात्मक होता है ना शून्य होता। क्योंकि आप देखते हैं गाड़ी खड़ी रहती है, मीटर रुका रहता, लेकिन जैसे ही आप बाइक स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं, जितना भी चलेंगे उसमें ऐड हो जाएगा। आप चक्कर मारते रहें, ऐड होता जाए, भले आप एक ही जगह खड़े हैं, राउंड राउंड मारे, मीटर जितना चलेगा घूम करके उसमें ऐड होता रहेगा, पॉजिटिव उसमें जुड़ेगा, धनात्मक हो। तो ये याद रखना है कि डिस्टेंस हमेशा धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक या शून्य कभी भी नहीं होता, ये ध्यान रखना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकता है, ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। और यही समझना है सबसे इंपॉर्टेंट
कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। ये देखा जाएगा कि मोशन जो हो रहा है वो पिंड का कैसे हो रहा है। अब यहां पर हम समझाएं कि मान लिया एक व्यक्ति है जो यहां नया टोला से चला और गांधी मैदान आ गया, डिस्टेंस S1 हो गया, डिस्प्लेसमेंट S2 है इसका। तो ध्यान रखना S2 डिस्प्लेसमेंट है, S1 दूरी है यहां से जो चला है। तो यहां से यहां जितना डिस्टेंस होगा वो मीटर बताएगा। लेकिन व्यक्ति का काम यहां कंप्लीट हो गया गांधी मैदान में, और फिर ये वापस चलकर नया टोला वापस आ गया। तो स्पीडोमीटर में क्या होगा, यहां से आएगा ऐसे, और ऐसे यहां तक का डिस्टेंस और यहां तक का डिस्टेंस ऐड हो जाएगा। मान लो ये 5 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है। तो यहां से चला ऐसे, तो डिस्टेंस जो होगा वो टोटल डिस्टेंस, दूरी जो होगा, अगर यहां से जाए नया टोला से गांधी मैदान जाए, काम करे, वापस नया टोला आ जाए, तो टोटल डिस्टेंस 5 और प्लस 3 8 किलोमीटर हो जाए। ये हमने कहा ऐड होता जाएगा, इस बाइक के मीटर में देखेंगे डायरेक्ट जुड़ेगा। लेकिन अब यहां देखें कि यहां से यहां चला तो डिस्टेंस 5 किलोमीटर था, डिस्प्लेसमेंट 3 किलोमीटर। लेकिन अगर व्यक्ति यहां से यहां चलाया तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट का जो डिस्टेंस था वो खत्म हो गया। न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं, फाइनल और इनिशियल पॉइंट का। प्रारंभिक पॉइंट और अंतिम पॉइंट का जो न्यूनतम डिस्टेंस होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहां पर देखें कि अब यहां था, वापस घूमकर आ गया सामने यहां, तो फिर यहीं का यहीं है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो कोई चेंज नहीं हुआ तो इस स्थिति में विस्थापन जो है वो शून्य हो गया। ये ध्यान रखना। मतलब क्या है कि कोई पिंड चले और वापस अपने स्थान पर लौट जाए तो विस्थापन शून्य होता, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, जहां है वहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए स्थान चेंज होना जरूरी है, दूरी के लिए स्थान चेंज होना जरूरी नहीं है। वो एक ही स्थान पर आकर घूमता रहेगा, दूरी होगा, लेकिन फिजिक्स में, भौतिकी में उसको डिस्प्लेसमेंट शून्य माना जाएगा। तो ये ध्यान रखना। अब यहां ध्यान दें कि अगर नया टोला से पटना के गांधी मैदान जाना है किसी को, तो इधर चलेगा, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो इधर चलेगा तो 3 किलोमीटर तय हो जाएगा, पॉजिटिव मिलेगा। मतलब जिस दिशा में है उसी दिशा में चलना है, तो विस्थापन जो होगा वो धनात्मक होगा। मिलेगा कि 2 किलोमीटर गया, कि 3 किलोमीटर गया, कि 1 किलोमीटर गया, जिधर आगे बढ़ता जाएगा डिस्प्लेसमेंट तय होता जाएगा। लेकिन चलना था उसको नया टोला से गांधी मैदान, और ये पकड़ लिया इधर, और इधर से चला आया ये मुसल्लापुर हाट, तो मुसल्लापुर हाट पहुंच गया। एक्चुअली दिशा का ज्ञान नहीं था इसको, जाना था इधर, वेस्ट में चला गया ईस्ट में, तो ईस्ट में गया तो डिस्टेंस जो 3 किलोमीटर इसमें और ऐड हो गया, मान लेते 2 किलोमीटर पीछे चला गया। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जो तय होना था वो और उल्टा डायरेक्शन में होगा, और जब उल्टा डायरेक्शन में हो जाता है, क्योंकि सदिश है तो उल्टा जैसा ही होगा, तो ये विस्थापन का मान जो मिलेगा वो ऋणात्मक मिलेगा। ये ध्यान रखना। मतलब जब जहां से चले वहीं पहुंच जाए तो विस्थापन शून्य होगा, लेकिन दूरी धनात्मक हो। जहां से चले और जहां जाना है उस डायरेक्शन में चले तो पॉजिटिव या धनात्मक डिस्प्लेसमेंट होगा। दूसरा कि अगर जिधर जिस दिशा में चलना उसका उल्टा दिशा में चलने लगे तो विस्थापन ऋणात्मक हो जाए। तो ध्यान रखना, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। अब एक और पॉइंट यहां हम बता रहे हैं कि अगर यहां से यहां चलना है, यहां से ऐसे चला तो यहां से ऐसे चलेगा, ये ए से बी तक, नया टोला से गांधी मैदान तक एक पिंड है, यहां से चला, बाइक से ऐसे ही आया, तो ये इसका S1 इसी पिंड के लिए दूरी है, जबकि S2 इसी पिंड के लिए डिस्प्लेसमेंट है। अब देखें कि अगर ऐसे चले इस मार्ग से तो 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर से बड़ा, मतलब दूरी बड़ा हो जाता है विस्थापन से। अगर ऐसे ही चले तो इसके लिए दूरी भी यही है, विस्थापन भी यही। मतलब यदि आपको एक पॉइंट पूछा जाए बहुत इंपॉर्टेंट कि दूरी और बटा विस्थापन का अनुपात क्या होता है, ये पूछ दिया जाए, तो दूरी हम देख रहे हैं कि दूरी ऑलवेज इससे बड़ा होगा, या नहीं तो बराबर होगा। अगर इधर ही से चलेगा तो 3 किलोमीटर दूरी भी है, 3 किलोमीटर विस्थापन भी। लेकिन अगर ऐसे चले तो 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर से बड़ा है, विस्थापन छोटा है, दूरी बड़ा। मतलब दूरी या तो बड़ा होगा विस्थापन से, और बहुत होगा तो बराबर होगा। मतलब अगर इसका अनुपात निकाले दूरी बटा विस्थापन, तो इसका मान जो होगा
वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगा। ये ध्यान रखना कि कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, जब भी होगा तो 1 से बड़ा होगा और ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है। दूरी विस्थापन से या तो बड़ा होगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा बराबर होगा। यही उल्टा पूछ दे कि विस्थापन बटा दूरी क्या होता है, तो विस्थापन बटा दूरी का मान अगर निकालना है तो विस्थापन बटा दूरी करेंगे, तो विस्थापन बटा दूरी, विस्थापन चूंकि या तो बराबर हो सकता है तो छोटा होगा, तो ये होगा लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। तो ये ध्यान रखना है दोनों को कि दूरी बटा विस्थापन जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, और अगर विस्थापन बटा दूरी करें तो लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, बहुत सारा पॉइंट्स यहां से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इतना चीज आप समझेंगे तो बहुत सारी चीजों का आप आंसर कर पाएंगे, तो इतना चीज पहले ध्यान रखें। अब चलते हैं हम कुछ और मोशन से संबंधित बातों को देखते हैं, और उसी में हम आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। और जब उसके बाद इसके मेन विषय वस्तु पर आएंगे, चूंकि ये सब मौलिक बातें हैं, बिल्कुल फंडामेंटल पॉइंट्स, और विषय वस्तु जो भी मौलिक होता है वही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इस वीडियो को एक एक चीज को, एक एक पॉइंट्स जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से देखें। वीडियो को अगर समझ में ना आए तो रिवाइज करके, पॉज करके, रुक करके फिर से सोचें, थिंक करें। बिना थिंकिंग के आप साइंस समझ नहीं सकते, रटनेस नहीं होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। जिसको कहते हैं इतिहास भूगोल तो है वफा, रात पढ़ो दिन सफा। तो ध्यान रखें, या दिन पढ़ो रात सफा। लेकिन साइंस में क्या है, पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं, और इसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने का प्रयास करें। अब दूरी विस्थापन जब समझ गए तो दो चीजें जो आपको समझना, एक का नाम है चाल और एक का नाम है वेग। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्पीड कहा जाता है और इसको वेलोसिटी कहते हैं। क्या है ये दोनों, इसी को समझे, क्योंकि दोनों तब तक नहीं समझ सकते थे जब तक हमको दूरी और विस्थापन का आइडिया ना हो। अब दोनों समझ चुके हैं पूरा कॉन्सेप्चुअली, तो चलते हैं चाल और वेग को देखते हैं कि चाल क्या है और वेलोसिटी क्या है। अब यहां पर हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं और उस स्टेटमेंट को थिंक करना है, सोचना है, मनन करना है, चिंतन करना है, चिंता नहीं करना। चिंतन और चिंता में बहुत अंतर होता है। चिंतन करने से आपके व्यक्तित्व का विकास होता है और चिंता करने से आपके व्यक्तित्व में ह्रास आता है, आप डिक्लाइन करते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं। तो चिंतन करें और चिंतन से किसी निष्कर्ष को निकालें, निर्णय पर पहुंचे, डिसीजन लें। अब यहां पर चाल और वेग को देखें तो मैं लिख रहा हूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल होता है या चाल कहलाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सिंपल स्टेटमेंट। कोई पिंड है, उस पिंड द्वारा एकांक समय में, यूनिट टाइम में जो तय किया गया दूरी होता है उसी को चाल कर। मान लिया इसको 5 किलोमीटर यहां से डिस्टेंस था, चलने में अगर 10 मिनट लगाओ, यहां से आने में 10 मिनट लगाओ, तो यहां 10 मिनट में निकलना है, 1 मिनट में निकालना है, यूनिट टाइम। जैसे यहां लिखा हुआ है घंटा, तो घंटा 24 घंटा ट्रक चलता है, लेकिन ट्रक 24 घंटा में अगर 500 किलोमीटर गया तो 1 घंटा में कितना गया। तो यहां पर वही तय करना होता है कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस तय किया। तो 1 घंटा में ट्रक जो तय किया 24 घंटा के हिसाब से भाग दे दें तो 1 घंटा में जो मिला वो 40 मिला। मतलब कहा गया कि वो हर 1 घंटे में 40 किलोमीटर एवरेज चल लेता है स्पीड के हिसाब से। अब वही चीज यहां है कि एकांक समय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल दूरी जितना तय हुआ उसको समय से भाग दिया जाए तो एकांक समय में तय की गई दूरी नहीं जाएगी। टोटल टाइम नहीं लेना है, यूनिट टाइम लेना है। और यूनिट टाइम में जो दूरी तय होगा, दूरी ये जो चल कर आया ऐसे, ये टोटल दूरी है, टाइम जितना है उस टाइम से भाग देंगे तो यूनिट टाइम में मिल जाए, तो इसको कहेंगे चाल कहलाता है। और चाल चूंकि दिशा तय नहीं है इसलिए चाल एक अदिश राशि है। ध्यान रखना, हमने पहले भी बताया सदिश अदिश में।
अब वेग को देखें तो वेग और चाल में थोड़ा सा अंतर है। अब यहां क्या है कि पिंड है कोई भी, और पिंड द्वारा यहां भी दूरी तय होगा एकांक समय। तो एकांक समय में ये भी चलेगा, तो एकांक समय में ही निकालना। लेकिन यहां पर एकांक समय में जो आएगा वो क्या निकालना है, तो यहां एक वर्ड जुट जाएगा, निश्चित दिशा। ये ध्यान रखना, निश्चित दिशा में, ये ध्यान रखना है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी वेग कहलाता। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां क्या है कि यहां दिशा नहीं था, किधर भी चले ट्रक, किधर भी चले स्पीड ये मिलेगा। लेकिन दिशा अगर फिक्स कर देंगे तो निश्चित अगर कर दिया आपने डायरेक्शन की इसी दिशा में चलना है, पूरब चलना है तो पूरब ही चलना है, पश्चिम में तो पश्चिम में चलना है, डायरेक्शन फिर चेंज नहीं कर सकते। तो जब निश्चित दिशा में चलेगा और एकांक समय में, एकांक समय तो है ही, लेकिन यहां दिशा फिक्स होगी, यहां दिशा का कोई चर्चा नहीं, दिशा से बोले ना चुकी दिश है, तो ये वेग कहलाता। और दिशा आ जाने के कारण वेग जो है ये सदिश राशि। और हमने कहा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी जो होता है वो विस्थापन होता है। तो ये दो चीज को समझना है। अब ये दो चीज समझ में आ गया तो इन दोनों के आधार पर आपको दो व्यंजक प्राप्त होगा, फॉर्मूला, जिससे बहुत सारा न्यूमेरिकल सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा, इसको आप इस कॉन्सेप्ट से समझने का प्रयास करें। अब यहां ध्यान दें कि यहां कहा जा रहा है चाल बराबर एकांक समय में तय की गई दूरी, मतलब यहां लिखें चाल बराबर तो कितना चला और कितना समय में चला उसका अनुपात ले लें, मतलब कुल तय किया गया दूरी, कुल तय किया गया दूरी बटा समय को भाग दे दें तो ये जो है चाल मिल जाता है। मतलब सिंपल कह सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। और इस पद्धति में दूरी का इकाई मीटर होता है और समय का इकाई सेकंड होता है, अर्थात यहां जो इकाई होगा वो मीटर प्रति सेकंड होगा। ये ध्यान रखना। बीमा जो होगा इसका, बीमा अगर निकालेंगे तो बीमा जो मिलेगा LT-1 होगा, क्योंकि L ऊपर है T ऊपर जाएगा, T-1। तो बीमा भी ध्यान रखना है और यूनिट भी ध्यान रखना। अब चाल के जगह अगर वेग ले लें तो वेग बराबर होता है एकांक समय में तय किया गया दूरी। एकांक समय में तय किया गया निश्चित दिशा में जो दूरी होता है उसको विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन और बटा समय, तो कितना विस्थापन हुआ और विस्थापन होने में कितना समय लगा। क्योंकि निश्चित दिशा जैसे ही आ गया तो निश्चित दिशा में जो पिंड चलता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो विस्थापन बटा समय को वेग कहेंगे। और ये भी विस्थापन का भी इकाई मीटर प्रति सेकंड ही होता है और बीमा जो होगा इसका भी LT-1 ही होगा। तो देख रहे हैं इकाई में और बीमा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों बिल्कुल डिफरेंट राशि है। अगर यहां पर पता चल जाए कि नया टोला से गाने में अनजाने में किसी व्यक्ति को, मान लिया हमने कहा 10 मिनट का समय लगा, तो 10 मिनट का समय लगा तो 10 मिनट को अगर टाइम मान ले सेकंड में, T सेकंड मान ले इसको कि T सेकंड लगा यहां से यहां आने में, तो इसका चाल और वेग बताएं। तो चाल अगर इस चित्र से निकालेंगे तो चित्र में जो चाल होगा उस चाल का मान जो मिलेगा वो चूंकि दूरी बटा समय, तो दूरी S है और T है, तो S1 और बटा जो T होगा वो चाल होगा चित्र के हिसाब से जो आपको पिक्चर में हमने समझाया। लेकिन अगर वेग पूछ दे तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन S2 है, समय तो वही है, तो विस्थापन बराबर S2 और बटा T। तो ये ध्यान रखना है कि चाल और वेग बिल्कुल अंतर है। तो ये मोशन से संबंधित बिल्कुल मौलिक बात जो आपको जानना था, इसमें से अक्सर कोई ना कोई सवाल पूछेगा। तो इसको देखें, समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखें। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको समझने का प्रयास करें, कॉन्सेप्चुअली थिंक करें, चिंतन करें, विचार करें, कॉन्सेप्ट को डेवलप करें। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले विषय के साथ।